हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन और हम लोग इंटर ऑडिट मैराथन रिवीजन में चैप्टर 8 को 2 हिस्सों में कवर कर चुके थे। फर्स्ट हिस्से में पार्ट 1 में हमने पूरी 700 सीरीज़ कवर कर ली है और पार्ट 2 यानी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 8 के सारे ही बचे हुए मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी ऐसे 299 का जॉइंट ऑडिट, कारो, ब्रांच ऑफिस एंड कंपनीज एक्ट का सिर्फ एक सेक्शन 143, उसके भी कुछ हिस्से। तो शुरू करते हैं सबसे पहले 299 जॉइंट ऑडिट के साथ। क्या होता है जॉइंट ऑडिट? जॉइंट ऑडिट इज एग्जैक्टली लाइक इट्स नेम। जब 2 ऑडिटर्स साथ मिलकर काम करते हैं, अपने सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं, यानी अपनी टीम इकट्ठा कर लेते हैं, लोग इकट्ठा कर लेते हैं, समय इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, अपना अपना फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ होता है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। एक से ज़्यादा ऑडिट फर्म जब ऐसा साथ में करती है, 2 फर्म, 3 फर्म, 4 फर्म, जैसी भी नीड हो, उसे कहते हैं आपका जॉइंट ऑडिट। अब जॉइंट ऑडिट के फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा जॉइंट ऑडिट का ये होगा कि सब अपनी अपनी एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आप सबकी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल कर पाओगे। अब जब काम जो एक इंसान करेगा तब उसको ज़्यादा टाइम और मेहनत लगेगी, और जब वो बढ़ जाएगा लोगों में तो वर्कलोड भी कम हो जाएगा। आप अपने क्लाइंट को सर्विस भी ज़्यादा अच्छी दे पाएंगे, वो भी कम पैसों में, और परफॉर्मेंस की क्वालिटी बेहतरीन हो जाएगी। एक दूसरे से पूछ सकते हैं कहीं अटक गए तो। स्टाफ भी एक दूसरे का यूज़ भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग वगैरह भी साथ में दोनों की हो पाएगी। तो स्टाफ को अगर सिखाना है कि ऑटोमेटेड टूल्स की ऑडिट कैसे होती है, उसके लिए कोई सेमिनार रखा तो दोनों फर्म के एक साथ ही बैठ जाएंगे, तो खर्चा भी कम लगेगा। और एक में एक को सीखकर एक हेल्दी कंपटीशन जैसा माहौल भी रहता है कि ये अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूं, तो हेल्दी कंपटीशन मेंटेन होता है। अब फ़ायदा ये है कि जब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में कोई बिजनेस फैला हुआ है तो आप लोकल फर्म्स के साथ जॉइंट ऑडिट कर सकते हो। मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री की एक सीए फर्म आपने ले ली और एक आप हो गए इंडिया की फर्म, तो वहाँ के लोकल लॉज तो उस फर्म को ज़्यादा बेटर पता होंगे ना, तो आप वो वाला बेनिफिट उसका ले पाओगे। तो ये तो फ़ायदे थे, लेकिन काम बांट दोगे तो पैसा भी तो बटेगा ना। यानी जॉइंट ऑडिट के फ़ायदों के साथ साथ नुकसान भी होते हैं। वेरी सिंपल, जहाँ फ़ायदा है वहाँ नुकसान भी है। सबसे पहला नुकसान, पैसा शेयर हो जाएगा बाबू। सेकेंड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, अपन को अपन एज राइट लगते हैं। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में यह आ जाता है कि एक फर्म में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, एक फर्म दूसरी फर्म से बड़ी होगी, और जो फर्म बड़ी होगी वो खुद का बड़प्पन भी दिखाएगी, चलाएगी भी कि अपन का ही जलवा इधर, तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो सकता है, उसने कॉल नहीं किया मैं क्यों करूं, यानी 2 लोगों का आपस में जो कोऑर्डिनेशन इशू होता है वो हो सकता है। काम किसने किया, किसकी लायबिलिटी होगी, कभी कभी एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल सकता है। और सबसे गड़बड़ वाली चीज़, एक सोचेगा उसने देख लिया होगा, दूसरा सोचेगा पहले वाले ने देख लिया होगा। ऐसा करते करते कभी कभी कुछ एरियाज ऑडिट के छूट ही जाते हैं जो कोई भी नहीं देख पाता, मतलब दे गेट निगलेक्टेड। तो ये इसके नुकसान हो गए। अब अगर हम बात करें कि जॉइंट ऑडिट करना ही है तो कैसे करने का, देखिए ऑडिट का सबसे पहला हिस्सा होता है रिस्क असेसमेंट, प्लानिंग और फिर एग्जीक्यूशन, यानी ऑडिट प्रोसीजर्स करना। तो आप लोग ये सब भी साथ में ही करो। मतलब जो इंगेजमेंट पार्टनर होगा और की इंगेजमेंट टीम के मेंबर्स होंगे, दोनों ही फर्म्स के, वो इन्वॉल्व होंगे, साथ ही में स्ट्रैटेजी बनाएंगे और साथ ही में प्लान बनाएंगे। तो जो आपका स्ट्रैटेजी वाला आंसर है, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, एनटीए ऑफ रिसोर्सेज, वो एग्जैक्टली सेम बैठता है इधर। यानी जॉइंट ऑडिट प्लान में क्या क्या आ गया आपका? एक आता है स्कोप, साथ में मिलकर के डिवाइड कर लेना कौन क्या काम करेगा और कौन सा काम सबको साथ में करना है, यानी कॉमन ऑडिट एरिया। फिर टाइमिंग में हम ये डिसाइड करते हैं कि रिपोर्ट कब करना है, बात कब करनी, कम्युनिकेट कब करना है टीसीडब्ल्यूजी को, टीम को। डायरेक्शन, डायरेक्शन के अंदर में आएगा आपका इंगेजमेंट टीम के एफर्ट्स कहाँ पर जाने चाहिए, वेयर शुड इंगेजमेंट टीम्स एफर्ट्स बी लोकेटेड, क्योंकि ऑडिट एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए समय हमेशा कम होता है और आपके पास टीम मेंबर्स भी लिमिटेड होते हैं और आप डेडलाइन पे काम कर रहे होते हो, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें कितनी चेक करनी है, तो उसके लिए आप डायरेक्शन लगाओगे। देन प्रिलिमिनरी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। देखिए अब मेरे को सपोज कोई ऑडिट पहली बार मिल रही है तो मैं तो बैकग्राउंड भी पता करूँगी ना उस फर्म का, काम क्या होता है, कैसे करते हैं। और जब मैं प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ कर रही होंगी तभी भी मुझे कुछ ऐसी बातें पता चल जाएगी जो मुझे सारे ऑडिटर्स के साथ शेयर करनी लगेगी।
या फिर हो सकता है मैंने ऐसी कोई इंडस्ट्री की ऑडिट पहले भी कर रखी है, तो जो मैंने अर्लियर एंगेजमेंट में ऐसा कुछ काम कर रखा है उसका बेनिफिट भी मैं टीम को पास ऑन कर सकती हूँ। या फिर जो भी रिसोर्सेज हमें यूज़ करने हैं उसका नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट हम यहाँ नक्की कर देते हैं, कितने घंटे ऑडिट को देने हैं, कितने टीम मेंबर्स जाएंगे, कब से कब तक होने वाली है, ऑल दोज थिंग्स। तो जॉइंट ऑडिट प्लान हमने बनाया, उसके बाद ही हम ये सब भी साथ मिलकर ही करेंगे, साथ मिलकर डिसाइड करेंगे कितना रिस्क है, कौन कौन से क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं, वो भी कॉमन एरियाज़ के। स्पेसिफिक जो बांट लिया है बेटा वो तो सब अपना अपना खुद ही ढूंढ सकते हैं कि भाई मुझे कितना, कौन सा ऑडिट प्रोसीजर करना है, कितने बिल्स चेक करने हैं और कितने लोगों से बात करनी है। अगर आपने मुझे कोई एरिया दे दिया है तो मेरे एरिया के रिलेटेड तो प्लानिंग मैं कर लूँगी, पर जो एरिया हमने बांटी नहीं है वो एरिया के रिलेटेड हम लोग साथ मिल करके प्लानिंग कर लेंगे। तो रिस्क भी साथ में असेस और कम्युनिकेट करना है, ये भी डिस्कस और डॉक्यूमेंट करना है। और अपन है ना, क्योंकि जॉइंट ऑडिटर हैं तो सब कुछ साथ ही में करेंगे, यानी हम लोग जो एंगेजमेंट लेटर टीम को देने वाले हैं, फर्म को देने वाले, कंपनी को देने वाले हैं, वो भी हम साथ मिलके देंगे। और वहाँ का मैनेजमेंट हमें जब जब रिटन रिप्रेजेंटेशन देगा 580 वाला, वो भी वो हमें साथ में ही देने वाला है। अब हम लोग काम कैसे बांटेंगे, हाउ विल यू अलोकेट द वर्क। एक तो आप काम बांट लीजिए म्यूचुअल डिस्कशन से, आपसी सहमति से आप काम बांट सकते हो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आइडेंटिफाइबल यूनिट्स में पार्ट करके आप बांट ले। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं, मतलब देखिए कोई फर्म होगी जिसमें एफएमसीजी अलग होगा, आपका फार्मास्यूटिकल अलग होगा, आपका ऑयल अलग होगा, आपका एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट उसका अलग है, तो आप ये 4 यूनिट बांट दीजिए, 4 बिजनेस बांट दीजिए अलग अलग ऑडिटर में। सपोज वैसा नहीं है मैम, एक ही धंधा है, एक ही धंधे में भी एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस तो होता है ना, उनको बांट लो आपस में। और जो भी बांटा है वो तो ठीक है, जो नहीं बांटा है वो सब लोग साथ मिलकर ऑडिट करेंगे। क्यों नहीं बांटा है, शायद इतना ज़रूरी एरिया था कि बांट ही नहीं सकते थे, ठीक है। इसके बाद इस पूरी चीज़ को डॉक्यूमेंट करके साइन करके चुपचाप टीसीडब्ल्यूजी को बता देना कि कौन सा काम किसका है। अब अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ, कौन सी चीज़ किसकी जिम्मे में आती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो देखिए इंडिविजुअल जॉइंट ऑडिटर अपने अपने काम के लिए तो सभी जिम्मेवार है। अब सारे ही काम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी, सारे मतलब सारे जॉइंट ऑडिटर्स किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इन 4 कामों के लिए सारे ही रिस्पॉन्सिबल है। पहला, अगर वर्क है जो डिवाइड नहीं हुआ है, अगर वर्क डिवाइड नहीं हुआ है तो उसके लिए सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो कॉमन एरियाज जो आप ले रहे हो वो कॉमन एरियाज के लिए सारे के सारे एक साथ डिवाइड हो जाएंगे, सारों के सारों की लायबिलिटी एक साथ आ जाएगी। मतलब ऑल जॉइंट ऑडिटर्स विल बी लायबल फॉर द वर्क नॉट डिवाइडेड। कॉमन एरियाज वाली चीज़ें हैं, इनके लिए सारे के सारे एक साथ जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। सेकेंड, एक कोई मैटर है जो किसी एक के नोटिस में आया, मतलब मेरा ही एरिया था, मैं जॉइंट ऑडिटर 1 हूँ, मेरे ही मैटर के रिलेटेड कोई बात मेरे को नज़र में आई, पर मैंने सारे जॉइंट ऑडिटर्स की टीम इकट्ठा करी और मैंने सबको वो बात बताई और सबके साथ मिलकर फैसला लिया है। तो अगर सबके साथ मिलकर फैसला लिया है तो सारे फंस गए। जो काम नहीं डिवाइडेड था उसके लिए तो सब फंसेंगे ही, क्योंकि इसका एनटीई ऑफ एफएपी तो हम साथ मिलकर ही डिसाइड करेंगे, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स तो हम साथ में ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये तो काम हमने बांटा ही नहीं। और जो काम हमने बांटा उसमें भी लेके मैंने सबको आटे में और लाइबल कर दिया। अब देखिए, ऑडिट रिपोर्ट और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सब लाइबल होते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट कानून का पालन कर रही है कि नहीं, यानी द कंपनीज एक्ट, और उसका प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर एफआरएफ यानी शेड्यूल 3 और एएस के हिसाब से है कि नहीं, इसके लिए तो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल है। और अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट की बात करूं तो हमारा ऑडिट रिपोर्ट भी कानून पालन करना चाहिए, जो भी कानून हमें लग रहे हैं। हमारा ऑडिट रिपोर्ट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का पालन करना चाहिए, आईसीएआई के सारे प्रोनाउंसमेंट्स का पालन करना चाहिए। इस पूरी चीज के लिए ऑल जॉइंट ऑडिटर्स अकेले भी लायबल है, साथ मिलकर के भी लायबल है। मतलब जॉइंट लायबिलिटी भी है, सेवरल लायबिलिटी भी है। जो काम बांट दिया उसके लिए तो सिर्फ अकेले जिम्मेदार हो, जो काम नहीं बांटा और इन सारे कामों के लिए सारे एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आंसर। हालांकि यू विल फाइंड द पीडीएफ जिसमें स्टार मार्क्ड टॉपिक्स होंगे, तो जो भी स्टार मार्क्ड है वो इंपॉर्टेंट है और वो एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए उनको आप और अच्छे से करके जाओगे। अब अगर कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूं, जॉइंट ऑडिटर 1 और 2 के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मान लेते हैं जॉइंट ऑडिटर 1 के नज़र में कोई ऐसा मैटर आया
जो फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड है। अब जॉइंट ऑडिटर 1 तो एफएमसीजी की ऑडिट कर रहा था, फार्मेसी के रिलेटेड जो भी बात उसे पता चली वो तो जॉइंट ऑडिटर 2 के एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को रेलेवेंट थी, पर जरूरी था कि जॉइंट ऑडिटर 2 को वो बात पता चले, मतलब इट डिजर्व्ड हिज अटेंशन, डिस्कशन जरूरी था, जजमेंट जरूरी था, तो जॉइंट ऑडिटर 1 ने जॉइंट ऑडिटर 2 को वो बात बतानी चाहिए, वो भी बेटा राइटिंग में प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। अब पछताए होत क्या, जब जमा कर दी रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जमा करने के बाद जॉइंट ऑडिटर 1 जाके 2 को बोलेगा पता है तेरे हिस्से की बात मुझे पता थी, तो कोई काम की बात नहीं है ये। पहले बताओ, ये कोई दुश्मनी नहीं है, ये कोई जुगलबंदी नहीं है, तुम साथ मिलकर काम कर रहे हो, यू आर इन द सेम टीम, तो आपको पहले बता देना चाहिए। देन आप कंक्लूजन और रिपोर्टिंग की बात करूँ तो वैसे तो इनको साथ में मिलकर एक ही कॉमन ऑडिट रिपोर्ट देनी चाहिए, लेकिन मान लेते हैं ये कहता है कि सब कुछ गड़बड़ है, ये एडवर्स रिपोर्ट देना चाहता है, और ये भाई साहब तो अलग ही जोन में चल रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं सब कुछ ठीक है, मैं तो अनक्वालिफाइड रिपोर्ट देना चाहता हूँ, मुझे तो गड़बड़ नहीं लग रही है। तो इन्हें सब कुछ ही गड़बड़ लग रहा है, इन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है, तो अब ये कॉमन ऑडिट रिपोर्ट में तो दोनों बातें हम बता नहीं सकते, किस तरफ हम जाएं। इसीलिए अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो हमने कहा है आप लोग तो भैया अपना अपना सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे दो, लेकिन एक दूसरे के ऑडिट रिपोर्ट में एक OMP पैरा जरूर डाल देना, अदर मैटर पैरा, जिसमें जॉइंट ऑडिटर 1 की रिपोर्ट में जॉइंट ऑडिटर 2 की रिपोर्ट का नाम होगा और 2 की रिपोर्ट में 1 का नाम होगा, ताकि जिसके हाथ जो रिपोर्ट लगे उसको ये आइडिया लग जाए कि एक और ऐसी रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है दूसरे जॉइंट ऑडिटर की जिसका ओपिनियन अलग है। इसके साथ आपका जॉइंट ऑडिट वाला पार्ट होता है यहाँ पर फिनिश, मतलब वी आर डन विद 700 सीरीज, वी आर डन विद जॉइंट ऑडिट। देन वील बी डूइंग कारो। क्या है ये कारो? कारो है ऑडिटर का रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट? जो नॉर्मल रिपोर्ट अपन 700 में देते हैं उससे जी नहीं मानता सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो और डिटेल चाहती है, तो उसको चाहिए एक स्पेशल रिपोर्ट। 143(11) में जो कंपनीज कवर्ड होती है केवल उन्हीं को ये एडिशनल रिपोर्ट देनी पड़ती है। सीजी और NFRA ने मिलकर निकाली है ये एक स्पेशल ऑर्डर, जिसके तहत कंपनी के ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ देनी पड़ती है एक कारो रिपोर्ट भी। इस कारो रिपोर्ट में वो 21 एडिशनल मैटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, 21 एडिशनल क्लॉजेस, जिसमें 21 अलग मुद्दों पर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करता है, ऑडिट रिपोर्ट के पीछे अटैच भी करता है। किस किस कंपनी के केस में ये एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिली है भाई? ऑब्वियसली बड़ी कंपनीज को हम यहाँ पर टारगेट करना चाहेंगे क्योंकि उनके बारे में सरकार और इंफॉर्मेशन चाहेगी। सो हर कंपनी और फॉरेन कंपनी को ये प्रोविजन लग रहा है। अब बात करते हैं किनको नहीं लग रहा है उनकी। ब्लैंकेट कुछ लोगों को छूट दे दी है इस एक्स्ट्रा कंप्लायंस से। ओपीसी क्योंकि वो तो अकेला है ना, स्मॉल कंपनी क्योंकि वो तो छोटी कंपनी है ना, सेक्शन 8 कंपनी क्योंकि बड़ी नेक कंपनी है, इंश्योरेंस और बैंकिंग को दी है, बट इस बार 3 तितलियों में से एक तितली रह गई। इलेक्ट्रिसिटी को एक्सेप्शन में नहीं डाला है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी के केस में कारो एप्लीकेबिलिटी आती है। कुछ प्राइवेट कंपनीज को भी निकाला है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन एप्लीकेबिलिटी पे अगर बनते हैं तो वो प्राइवेट कंपनी वाले एक्सेप्शन से बनते हैं। प्राइवेट कंपनी को तभी कारो की रिपोर्टिंग नहीं देनी है जब वो किसी की भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं है, मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है पब्लिक कंपनी से, उसका पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व जो है वो 1 करोड़ या उससे कम है, बोरोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी अगेन 1 करोड़ या उससे कम है, और रेवेन्यू जो है यानी सेल्स 10 करोड़ या उससे कम है। अब कुछ चीजों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हर एक बैंक और हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ये लोग अलग अलग लोन दे सकते हैं क्वेश्चन में, तो मेक श्योर अगर क्वेश्चन में इन्होंने ईच वर्ड यूज किया है तो आप थोड़ा ध्यान से एडिशन करें, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे ना, ऐसा लिख देंगे कि कंपनी के ऊपर 70 लाख का लोन है बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ईच, तो आपको 70 + 70 मिलाओगे तो 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा और कारो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे आप जब एप्लीकेबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तब। अब क्या है कि आउट ऑफ दीज 21 क्लॉजेस हम क्लॉज नंबर्स तो याद रखेंगे, प्रोविजंस भी ध्यान रखेंगे,
इसके लिए हमने मार्क कर दिया है वो क्वेश्चंस को जो एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं। सभी टॉपिक्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो इस तरीके से येलो हाईलाइट से मार्क्ड होंगे, यानी एप्लीकेबिलिटी पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब शुरू करते हैं कारों के रियल पैराग्राफ से। पूरे कारों में 2 ही पैराग्राफ है, एक पैरा 3 आपके काम का और एक पैरा 4। सारे के सारे 21 मुद्दे पैरा 3 में ही है। ऑल 21 क्लॉजेस इन रोमन नंबर्स आर इन पैरा 3। इन सभी पे अगर कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है तो उसका क्या कारण है, क्वालिफाइड या एडवर्स या डिस्क्लेमर देने का कारण, वो आपको पैरा 4 में बताना पड़ेगा। अब हम शुरू करते हैं हमारे कारों के पैरा नंबर 3 के क्लॉज नंबर 1 से। ये एग्जाम में आया हुआ है इसीलिए इसे हाईलाइट किया है हमने। क्लॉज 1 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल ऑडिटर क्या बताएगा? ऑडिटर ये बताएगा कि क्या सभी के सभी जितने भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट है उनके रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है। मतलब क्या खरीदा, कितना खरीदा, कैसी हालात में है वो, कंडीशन, क्वालिटी, सब कुछ, क्या उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन हुए। दूसरा पॉइंट आपको मैं बता दूं, ये ऑडिटर का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रहते समय में धीरे धीरे फिजिकली वेरीफाई करते जाएं रीजनेबल इंटरवल्स पर, जिसको कारों के नोट्स में 3 साल बताया गया है। 3 साल में सारे के सारे असेट एक बार फिजिकली वेरीफाई हो जाए। इसके लिए कोशिश ऐसी करिएगा जनाब कि 1/3 आप सभी साल में फिजिकल वेरिफिकेशन कर लें, और ये हम मैनेजमेंट को करने बोल रहे हैं, ऑडिटर का काम नहीं है। ऑडिटर तो सिर्फ ये चेक करेगा कि क्या मैनेजमेंट ने अपना काम ढंग से कर लिया है कि नहीं। अब जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे होंगे एसेट का, अगर उसमें कुछ गड़बड़ निकली, डिस्क्रिपेंसी मतलब रियल में कुछ और किताबों में कुछ और, अगर वो मोटी मटेरियल गड़बड़ निकली तो उसकी रिपोर्टिंग यहाँ देनी पड़ेगी ना। अगर ऐसी गड़बड़ निकली थी तो क्या उसे बुक्स में प्रॉपर्ली डील कर लिया गया है? अब देखो, असेट आया तुम्हारा 80 लाख का ही और किताबों में 1 करोड़ का रिकॉर्डेड है। ऑब्वियसली आप फिजिकली 20 लाख के असेट लाके नहीं लगाओगे, आप किताबों में ही बता दोगे कि आपके असेट गड़बड़ हैं, तो आपको यहाँ पर बुक्स के अंदर 20 लाख माइनस करने पड़ेंगे। तो क्या उसे प्रॉपरली बुक्स में डील कर लिया गया है? अगला पॉइंट, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, ये सब अगर कंपनी की किताबों में दिखाई गई है तो कंपनी के नाम पर दिखाई होनी चाहिए। क्या इनकी टाइटल डीड्स कंपनी के नाम पर हैं? और अगर नहीं है बॉस तो मुझे इस टाइप के फॉर्मेट में डिटेल दीजिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या वैल्यू है, अच्छा किसके नाम पर रख दी इसे, क्या ये प्रमोटर, डायरेक्टर, रिलेटिव इन सब के नाम पर है, कितने पीरियड के लिए ऐसी गड़बड़ हुई है और क्यों ये कंपनी के नाम पर नहीं है। ये सब डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, सिर्फ एक केस में नहीं बतानी पड़ेगी। अगर आप खुद होकर बोल रहे हो हम तो जमीन के मालिक ही नहीं है, हमने तो वो जमीन लीज पर ले रखी है और लीज कंपनी के फेवर में एग्जीक्यूटेड है। आ जाते हैं रीवैल्यूएशन पर। अब बात करूंगी मैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट की रीवैल्यूएशन। इंटेंजिबल सिर्फ फर्स्ट पॉइंट और 4th पॉइंट पर ही एप्लीकेबल है। इंटेंजिबल एसेट हो या प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट हो, अगर इनकी वैल्यू ऊपर या नीचे गई है तो कारों के हिसाब से ऑडिटर को इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। पर ऐसी छोटी मोटी लप्पू सी वैल्यू के लिए नहीं रिकॉर्ड करते हम। कम से कम ये बदलाव या उछाल 10% ऊपर या 10% नीचे आया होना चाहिए, तो हम बताएंगे कि कितनी वैल्यू की ये गड़बड़ हुई है, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है उसी से ये वैल्यूएशन कराकर हम बुक्स में इसे चेंज कर पाएंगे। ऐसा तो हमारे स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं अकाउंटिंग के, तो हमें ध्यान है कि अगर ऐसा कोई रीवैल्यूएशन आया तो ऑडिटर भी इसको कारों में अलग से रिपोर्ट करेगा। नाउ द न्यूएस्ट एडिशन टू पीपीई इज, क्या कंपनी के ऊपर कोई ऐसा केस चालू है कि भिड़ू कंपनी ना किसी और की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर दिखा रखी है? बेनामी प्रॉपर्टी जो किसी और की प्रॉपर्टी है पर कंपनी की किताबों में दिख रही है, अगर ऐसा है
कि आपके ऊपर इसके लिए कोई मुकदमा जारी हुआ है, तो क्या आपने उसे एफएस में डिस्क्लोज किया कि नहीं, फटाफट बताओ। इसके साथ आपका पहला क्लॉज हो जाता है कंप्लीट। अब आते हैं क्लॉज नंबर 2 पर, इन्वेंट्री। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। इन्वेंट्री के रिलेटेड हमारे पास में 2 प्रोविजंस है। पहला प्रोविजन पहले से था, दूसरा प्रोविजन अभी जब कारो 2020 लॉन्च हुआ तो उसमें डाला गया है। देखिए, जिस प्रकार हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन लेते हैं ना, उस प्रकार इन्वेंट्री का भी फिजिकल वेरिफिकेशन मैनेजमेंट लेता है। फर्क ये है कि इन्वेंट्री का हर साल फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तो क्या मैनेजमेंट ने रीजनेबल इंटरवल यानी हर साल प्रॉपरली एक एक इन्वेंट्री को चुन चुन के गिन गिन के रिकॉर्ड किया कि नहीं, उसका पीरियड ऑफ कवरेज और प्रोसीजर गिनने का क्या ऑडिटर को बढ़िया लगा कि नहीं, और अगर गड़बड़ मिली, आप ध्यान से सोचिए, ऐसा सेम पॉइंट तो हम ऊपर पढ़कर आए हैं, लेकिन यहां पर मटेरियल डिस्क्रिपेंसी होने पर बताना था, यानी ऑडिटर के ऊपर छोड़ दिया था कि ऑडिटर को जो मटेरियल लगे ऑडिटर उसे रिकॉर्ड करेगा। पर इन्वेंट्री की केस में ये रिस्क लिया ही नहीं उन लोगों ने। इन्वेंट्री की केस में उन्होंने क्लियरली कर दिया कि डिस्क्रिपेंसी अगर 10% या उससे ज्यादा है तो रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को अपनी मर्जी से करने नहीं बोला है। हाउ इज इट डेल्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर अपन को ध्यान रख लेना है कि क्या डिस्क्रिपेंसी 10% या उससे ज्यादा की है और क्या उसे किताबों में डील कर लिया गया है कि नहीं। यहां पर मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अब मैं इन्वेंट्री के दूसरे कॉन्सेप्ट पर आती हूं, वर्किंग कैपिटल लोन। क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इन्वेंट्री गिरवी रखने पर, डेटर्स गिरवी रखने पर हमारी कंपनी को 5 करोड़ से ज्यादा का वर्किंग कैपिटल सीसी प्रोवाइड किया है कि नहीं? अगर किया है तो उसके क्वार्टरली रिटर्न्स हमें बैंक के पास फाइल करने पड़ते हैं। ये मन घड़ंत नहीं होने चाहिए, ये बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्रीमेंट में होने चाहिए। अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री नहीं करते हैं तो हमें इसकी डिटेल्स यहां पर दिखाने की जरूरत है पॉइंट नंबर 2 में। ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड, दोनों एग्जाम में पूछे हुए, यहां तक के थर्ड वाले से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी के रिलेटेड पॉइंट है। एक चीज क्लियर कर दूं, ये लोन्स एडवांसेस हमने यानी कंपनी ने दिए हैं, लिए नहीं। लोन्स एडवांसेस, गारंटी, सिक्योरिटी कंपनी ने अगर दिया है तो उसका टोटल अमाउंट और बैलेंस शीट डेट पर कितना आउटस्टैंडिंग है, इसके 2 हिस्से कर दो। सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर को जो दिया वो एक तरफ बताइए, बाकी पार्टीज को जो दिया वो एक तरफ बताइए। अब अगला जो पॉइंट है, आप देख सकते हैं लोन्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स को भी लग रहा है और गारंटी, सिक्योरिटी को भी लग रहा है। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी थे कंपनी के ये इन्वेस्टमेंट करने के, लोन्स एडवांस देने के, कहीं ये कंपनी के हित के खिलाफ तो नहीं? क्या ये कंपनी को नुकसान तो नहीं दे रहे? बचे हुए सारे पॉइंट सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस के हैं और लोन्स एंड एडवांस ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब कंपनी लोन्स या एडवांस किसी को देती है तो ये तो अपन सोचेंगे ना कि पैसा कब वापस आएगा, तो क्या शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट पहले बनवा लिया था? उस हिसाब से वसूली बराबर हो रही है कि नहीं? आर द रिसीट्स रेगुलर? अच्छा, पैसे नहीं आ रहे, ऐसा कौन सा पैसा है जो 90 दिन से भी ज्यादा ओवरड्यू है? अमाउंट बताइए। और जनाब आप क्या कर रहे हैं ये पैसा वापस लेने के लिए? स्टेप्स फॉर रिकवरी बताइए। अच्छा, आप सामने वाले को और समय दे रहे हैं, मतलब क्या आपने कोई पार्ट ऑफ द लोन रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, या फिर पुराने लोन के लिए उसे फ्रेश लोन दे दिया? अगर आपने ऐसा कुछ किया है और आप यही हरकतें करते रहते हैं तो एक काम करिए, हमें टोटल अमाउंट बताइए और टोटल लोन का कितना प्रतिशत ऐसा है जो आप माफ कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, रिन्यू कर देते हैं फालतू का। कभी कभी तो हद कर दी, ऐसा लोन दिया है जिसमें रीपेमेंट का टाइम पीरियड ही नहीं बताया। वाह भैया, मौज कर दी, मतलब कल भी मांग सकते हैं, परसों भी मांग सकते हैं और 10 साल तक न मांगे तो मिलेगा भी नहीं। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये बिना एक्सपायरी डेट वाला लोन आपने तने घर वालों को कितना दिया है वो बताओ, प्रमोटर और रिलेटेड पार्टी को।
इनको तो मजे आ गए, फिर आपने इनको डेडलाइन ही नहीं बताई। तो ऐसा लोन इनको कितना दिया है वो भी बता देना हमें। तो ये हुए हमारे 3 क्लॉजेस कारों के। अब बात करते हैं हमारे अगले क्लॉज की कारों के। नेक्स्ट क्लॉज इज लोन्स इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी। क्या हमारे लॉ के आगे वाले सेक्शंस फॉलो करते हैं 185 और 186? देखिए 185 और 186 दोनों में रोक टोक है। लोन कितना दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं, किन कंडीशंस के बशर्ते दे सकते हैं, रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। पर मजे की बात, क्योंकि इंटर में आपके सिलेबस में 185 और 186 ही है ही नहीं, इसलिए एग्जाम में ऐसे क्लॉजेस पूछने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो इतना ही याद करके जाना है, इसीलिए ये पूछा भी नहीं गया है। अगला क्लॉज आता है क्लॉज नंबर 5, पब्लिक डिपॉजिट। ये सुनकर कुछ तो भी दिमाग में डेजावू वाली फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट आप ऑलरेडी मेरे साथ लॉ में पढ़ चुके हो। 73 टू 76A इसका चैप्टर का सेक्शंस है। इसमें आरबीआई खूब बोल बोल करती है, तो आरबीआई के डायरेक्टिव्स, और अगर एनसीएलटी, कंपनी लॉ बोर्ड, आरबीआई, कोर्ट, किसी का कुछ भी ऑर्डर है तो वो भी तू अगर पब्लिक से डिपॉजिट लेगा तो तेरे को कंप्लाई करना पड़ेगा। नहीं कंप्लाई किया तो कारों की रिपोर्ट में ऑडिटर कॉन्ट्रावेंशन बता देगा। क्या किसी कंपनी ने 35% से ज्यादा डिपॉजिट ले लिया क्या? अच्छा 3 साल से ज्यादा डिपॉजिट ले लिया क्या? ये सब नॉन कंप्लायंस इधर चुपचाप चापली करने पे ऑडिटर बैठेगा। ये क्लॉज 5 भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 6 अगेन पूछा नहीं है, पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 148 भी आपके सिलेबस में है लॉ में। सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंपनीज को अकाउंट्स रिकॉर्ड्स बनाने बोलती है, तो क्या उन्होंने 148 का कंप्लायंस किया है कि नहीं? क्लॉज 7 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये बात करता है स्टैट्यूटरी ड्यूज की, और यहां तक के सब कुछ कारो 16 में से कॉपी पेस्टेड था। थोड़े थोड़े चेंजेस आए थे बीच बीच में, जो मैंने बताया आपको, बेनामी प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल लोन वाला पॉइंट, बट मोटा मोटी क्लॉज नंबर एंड पॉइंट्स काफी सिमिलर थे। अब आप देखोगे तो क्लॉज 7 के बाद सब कुछ थोड़ा नए नए प्रोविजंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले 7 बता देती हूँ। स्टैट्यूटरी ड्यूज, स्टैट्यूटरी का मतलब ही होता है कानूनी। अगर कोई कानून आपको कहता है कि कोई पैसा है जो आपको देना ही पड़ेगा, जैसे प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, जीएसटी सरकार को देना पड़ेगा, आईपीएफ में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, 125 मैंडेटरी बोलता है, ईएसआईसी अगेन एम्प्लॉय स्टेट को आपको पैसा देना पड़ेगा, इनकम टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, तो दीज आर ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज। मतलब कानून कह रहा है ये पैसे आपको देने ही पड़ेंगे और आपको देने पड़ेंगे ये पैसे। तो अगर आपका कोई ऐसा हिसाब बन रहा था टैक्स वैक्स देने का, आपको भी पता है बन रहा था, तो ऐसा कौन सा पैसा है जो आपने फिर भी नहीं दिया और बैलेंस शीट डेट पे वो 6 महीने से ज्यादा बाकी है, उसको ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बताएगा। अच्छा आप इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि आप कह रहे मुझे देना बनता ही नहीं है, मतलब आप तो झगड़ने पे आतुर हो, डिस्प्यूटेड है वो। तो डिस्प्यूटेड में अपन ये नहीं देखते हैं कि कंपनी की गलती है, डिस्प्यूटेड में तो अपन सिर्फ चुपचाप रिपोर्ट कर देते हैं, झगड़ा चालू है, कितने रुपए का और कौन से फोरम में ये झगड़ा चल रहा है बता दो। लेकिन झगड़ा होना चाहिए, लेजिट कोर्ट तक बात पहुंची होनी चाहिए। एक आधा लेटर वेटर भेज दिया इंस्टीट्यूट को, उससे कोई उसको डिस्प्यूट नहीं मानते, ऐसा खोखली धमकी को डिस्प्यूट नहीं मानते। प्रॉपर कोर्ट में झगड़ा होना चाहिए तो ही हम उसको यहाँ पर डिस्प्यूट मानेंगे। चलिए ये हो गया आपका क्लॉज नंबर 7। अब देखिए जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है पर जिनमें ऊपर न्यू डाला है वो अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हो जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास ज्यादा साल या डेटा है ही नहीं। कारो 2020 भले ही 2020 में आया पर उसकी एप्लीकेबिलिटी तो 2021 से हुई, कोविड की वजह से डिले लागू किया, उसके बाद आपके ज्यादा एग्जाम नहीं हुए, और जो एग्जाम हुआ उसमें एक नए क्लॉज से पूछ लिया है क्वेश्चन, तो मैं बाकी सबको नॉट इंपॉर्टेंट तो नहीं मार्क कर सकती ना, तो मैंने उनको न्यू मार्क किया है, मतलब अब तक नहीं पूछा है पर क्योंकि नया है इसलिए फिर भी अच्छे से पढ़ना ही है। तो क्लॉज नंबर 8 नया आया है। कभी कभी क्या होता है, लोग ऐसा भावुक होके टैक्स नहीं भरना चाहते तो वो लोग अपनी इनकम छुपा लेते हैं, फिर उनको रियलाइज होता है अरे बता दिया होता तो अच्छा होता, पकड़े जाएंगे तो बहुत भयंकर पेनल्टी लगेगी। तो सरकार कितनी बार क्या है वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स लाती है, तो कुछ कंपनीज एक्साइटेड होके अनरिकॉर्डेड पिछले बार वाली इनकम अब डिस्क्लोज या सरेंडर करने को तैयार हो जाती है। तो क्या ऐसा कुछ इस साल कंपनी ने किया है, तो ऑडिटर अपनी कारो रिपोर्ट में उसको बताएगा कि क्या बुक्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो गई है प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम।
ये क्लॉज 9 रीपेमेंट ऑफ लोन एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या है ये क्लॉज? इस बार लोन कंपनी ने लिया है, कंपनी ने लोन लिया है। पिछली बार जो पॉइंट था वो लोन देने का था, इस बार जो पॉइंट है वो लोन लेने का है। अच्छा, तो कंपनी ने किसी का पैसा लिया और कर दिया मजे से डिफॉल्ट। पीरियड, अमाउंट, लेंडर वाइज डिटेल चाहिए गवर्नमेंट, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। कैसी डिटेल्स होगी ये? आइए अभी मैं बता देती हूँ आपको। इस प्रकार से डिटेल होगी, कैसी बोरोइंग थी, कौन लेंडर था, कितना अमाउंट अनपेड बचा है, क्या वो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है या फिर वो इंटरेस्ट का अमाउंट है, कितने दिनों का डिले ये हो चुका है, जरा इसके ऊपर आप हमें बाकी की रिमार्क्स भी बताइए। अब कभी कभी क्या होता है ना, आपके पास पैसा होता है पर आप आदमी ही नीच होते हो, एकदम ढीठ आदमी है, जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको हम विलफुल डिफॉल्टर बोलेंगे कि ये जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ऑडिटर ये बताएगा कि क्या हमारी कंपनी जानबूझ के विलफुल डिफॉल्टर घोषित की गई है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, लोन बोल के कुछ और लेते हैं, फिर उसका कर कुछ और देते हैं। तो क्या हमने लोन लेकर टर्म लोन को डिफरेंट पर्पस के लिए अप्लाई किया है, तो उसका अमाउंट और कौन सा नया पर्पस, किधर से अपन एक नया पर्पस लेकर आए हैं, वो अपन को बताना पड़ेगा। ये तो बहुत ही गजब किस्म की कंपनियां होती है जो पैसा लेती शॉर्ट टर्म के लिए, उसको लगाती लॉन्ग टर्म पर्पस पे, फिर बोलते हाय अम्मा डूब गए। तो डूबोगे नहीं तो क्या होगा? क्या आप भी हैं वो जिसने शॉर्ट टर्म लोन लेकर उसे लॉन्ग पर्पस के लिए यूज किया है? तो ऐसे में ऑडिटर आपकी कंप्लेन इधर कर देगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे बच्चे हैं कंपनी के, जॉइंट वेंचर, सब्सिडियरी, एसोसिएट, हम लोग उनके लिए लोन मांगने जाते हैं। मेन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, बाप कंपनी जो अपने बच्चों के लिए लोन लेने जाती है, तो हम लोग यहाँ रिपोर्ट करते हैं, कारों में ऑडिटर यहाँ रिपोर्ट करता है उसको कि जॉइंट वेंचर, सब्सिडियरी और एसोसिएट के लिए बाप ने कितना पैसा रेज किया है। और कभी कभी इतने मस्त है हम लोग, इन्हीं बच्चों को गिरवी रख के आ जाते हैं खुद के लोन के लिए। मतलब मेरी कोई सिक्योरिटी है मेरी जॉइंट वेंचर में, सब्सिडियरी में, एसोसिएट में, क्या मैंने उसे गिरवी रखा है और गिरवी रखकर लोन लिया है, तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और अगर मैंने कोई डिफॉल्ट किया है तो वो भी मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। ये हो गया मेरा क्लॉज 9 विच हैज ऑल्सो बिन आस्क्ड इन एग्जाम। क्लॉज 10 अगेन आस्क्ड इन एग्जाम। पैसा रेज किया है, इस बार दोनों को क्लब कर दिया कारो 2020 में। पहले 16 में अलग अलग प्रोविजन हुआ करते थे, खैर गया 16, अपने को 20 की बात करनी है। जो पैसा रेज किया है अपन ने कारों में, कैसे रेज किया यार? या तो मैं पब्लिक से पैसा लेके आई हूँ, आईपीओ एफपीओ से, जिसमें सिर्फ शेयर्स नहीं, डिबेंचर्स ऑल्सो, एनी डेट सिक्योरिटीज ऑल्सो इंक्लूडेड, या फिर मैं 42 का प्राइवेट प्लेसमेंट करूंगी। दोनों तरीकों में क्या मैंने जिस पर्पस के लिए पैसा लिया था, हैव आई यूटिलाइज्ड इट फॉर एनी अदर पर्पस? देखिए ध्यान रखिए, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपका 42 और राइट इशू 62 ये दो अप्लाई होता है। पब्लिक इशू वाला जो सेक्शन होता है ना, दैट इज 23 से 41। प्रोस्पेक्टस चैप्टर की बातें हम कर रहे हैं। अगर मैंने पैसा लिया था कुछ और बोल के और यूज उसे किसी और पर्पस के लिए था, कारों में ऑडिटर कंप्लेन कर देगा। कभी कभी हम डीले करते हैं, मतलब जिस पर्पस के लिए बोला था ना, उस पर्पस के लिए न यूज करके उसे एक बार तो किसी और पर्पस के लिए यूज करते, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो पूरा डिटेल देना पड़ेगा, अमाउंट का, कैसा नॉन कंप्लायंस था, क्या पर्पस बोल के लिया था, क्या पर्पस के लिए यूज कर लिया, फुल चापली देनी पड़ेगी। नाउ दिस क्लॉज नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फ्रॉड किसी भी आंसर में हो और वो ऑडिट का आंसर हो, तो हम लोग ऐसे 240 तो यूज करते ही है, हम लोग 143.12 की रिपोर्टिंग भी करते ही हैं, और हम लोग कारो का 11 भी कोट करते हैं। सो वी हैव टू मच मटीरियल फ्रॉड के आंसर के लिए। पर एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कौन सा फ्रॉड कवर हुआ है, बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी, दोनों, सिर्फ एम्प्लॉय फ्रॉड नहीं कवर हुआ। जैसे 143.12 बहुत नैरो था, आउट ऑफ दैट फ्रॉड 11 इज टू ह्यूज, बस एक ही डिफरेंस है दोनों में। 143.12 में ऑडिटर कंप्लेन कर रहा है गवर्नमेंट को, अगर उसे हल्का सा शक है किसी फ्रॉड पे तो भी, पर इन ऑर्डर टू इंक्लूड समथिंग इन योर ऑडिट रिपोर्ट यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर। मतलब आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही रिपोर्ट कर सकते हैं जो नोटिस या रिपोर्टेड है, मतलब ऑलरेडी मैनेजमेंट नोज अबाउट दैट फ्रॉड। बेटा ये सस्पेक्टेड फ्रॉड नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको शक है तो कोई बात नहीं, घर पे रखो उसको, कारों में मत बताओ। कारों में केवल नोटिस्ड और रिपोर्टेड फ्रॉड का ही नेचर और अमाउंट दोनों आएगा।
फ्रॉड के बारे में एक और चीज, ऑडिटर ने अगर विसल ब्लोअर कंप्लेन कंसिडर किया है कि नहीं, ऑडिटर खुद की रिपोर्ट भी यहाँ पे देता है फ्रॉड वाले प्रोविजन के अंदर। अब निधि कंपनी है, क्योंकि निधि कंपनी वैसे तो आपका 406 सेक्शन है, आगे का सिलेबस हो गया, तो इतना कुछ डिटेल उसका है नहीं, अभी तक पूछा नहीं है इसलिए। पर अगर कभी पूछ ले तो निधि कंपनी के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसकी कुछ शर्तें, निधि कंपनी कैसे चलता है, चिटफंड कंपनी की तरह चलता है कि अपने मेंबर्स से ही डिपॉजिट लेते हैं और अपने मेंबर्स को ही लोन देते हैं। तो इनका खुद का लगाया हुआ पैसा वर्सेस इनका मांगा हुआ पैसा डिपॉजिट वाला, इसका रेशियो 1:20। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये लोग, नेट ओन फंड्स को ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि भाई टोटल आपका इक्विटी का पैसा और अब तक का इकट्ठा किया हुआ रिजर्व्स में से अब तक के लॉसेस और इंटेंजिबल्स माइनस कर दो। और डिपॉजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही एफडी, रेकरिंग और सेविंग्स तीनों को जोड़ लेंगे। आपके बिना गिरवी वाले डिपॉजिट कितने होने चाहिए, कम से कम 10% अनइनकम्पर्ड, यानी विदाउट चार्ज। अगर किसी ने निधि कंपनी के केस में डिफॉल्ट किया है, इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स का निधि कंपनी ने अगर किया है डिफॉल्ट किसी भी मेंबर को पैसे वापस देने में, तो उसके ब्याज का अमाउंट का फुल डिटेल चाहिए अपने को। ये भी एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टी, एक सेक्शन है रिलेटेड पार्टी का 188 और एक सेक्शन है ऑडिट कमेटी का, क्योंकि ऑडिट कमेटी सारे रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करता है। तो 177 और 188 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। ना व्हाई इज दिस नॉट एज एन एग्जाम, क्योंकि 177 और 188 दोनों ही आपको सिलेबस में तो नहीं है ना लॉ में, तो हाउ वुड यू नो कि इसके अंदर क्या लिखा है। ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी के केस में एक ही इशू है, वी ओनली वांट कि भैया डिस्क्लोज कर दो। तुम्हें रिलेटेड पार्टी के साथ काम करने से किसी ने नहीं रोका है, ऑल वी वांट इज आप एक काम करिए, बस ये डिस्क्लोजर्स को एफएस के अंदर में, आप एफएस के अंदर में ये सारी चीजें डिस्क्लोज कर दीजिए एएस 18 के हिसाब से और इंड एएस 24 के हिसाब से ये आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये भी नया है बट ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो क्या कंपनी के पास एक ऐसा इंटरनल ऑडिटर है जो कंपनी की साइज और कंपनी के काम के नेचर के हिसाब से कमेंस्यूरेट है, बराबर है। तो कंपनी भी क्या है ना, अपनी टीम के हिसाब से देखकर एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखती है। तो हर कंपनी को मैंडेटरी नहीं है ये, तो 138 के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। 25, 50, 100, 200 ये लिमिट्स अपन देखते हैं, लिस्टेड को तो रखना ही पड़ता है। तो लॉ के 138 के हिसाब से अगर कंपनी को रखना था तो क्या कंपनी ने इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखा है और क्या वो कंपनी के साइज एंड नेचर के हिसाब से कमेंस्यूरेट है कि नहीं। इसमें हम एक चीज और देख लेंगे कि एक्चुअली तो इंटरनल ऑडिटर एग्जैक्टली वही कर रहा है, इफ नॉट मोर, जो स्टैट ऑडिटर कर रहा है। तो स्टैट ऑडिटर को तो अपना होमवर्क कॉपी करने के लिए एक इंटरनल ऑडिटर मिल गया है और स्टैट ऑडिटर के पास टाइम भी बहुत कम होता है, तो हमारा खुद के स्टैंडर्ड्स हमें यूज करने को बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर का काम। हाँ, जितना जितना हमारी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा। तो क्या स्टैट ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कंसिडर कर ली है कि नहीं, वो अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के केस में क्या देखना है, क्या कंपनी ने किसी डायरेक्टर या उससे कनेक्टेड पर्संस के साथ अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन किया है। हो सकता है ना डायरेक्टर ने अपने फायदे की डील क्रैक कर ली हो, अपनी सस्ती कार देकर कंपनी की महंगी कार ले ली हो, ऐसा कुछ भी। तो क्या ऐसे में सेक्शन 192 कंप्लाई हुआ है क्या। अब 192 जाके कहता है मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करवाइए, रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यू करवाइए, तो वो सब पास हुआ है कि नहीं हुआ है। एग्जाम में अगेन इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको सिलेबस में आपने 192 नहीं पढ़ रखा है, दिक्कत ही वहीं आ जाती है। अगला क्लॉज है आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन वाला। तो बहुत सारी कंपनीज को तो ये क्लॉज में ऑडिटर लिख के देगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि नॉट एवरी कंपनी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद आरबीआई। नो, आरबीआई का एक सेक्शन है 45IA जिसमें बता रखा है एनबीएफसी वगैरह को लेना पड़ता है ये रजिस्ट्रेशन। अगर आप 45IA के द्वारा रजिस्ट्रेशन होने के लिए एलिजिबल थे, एलिजिबल ही नहीं आपको लेना ही पड़ता, तो क्या आपने वो रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन कर ली है। क्योंकि कोई भी एनबीएफसी या एचएफसी बिना वैलिड सीओआर के ऑपरेट नहीं कर सकती। अगर कर रही होगी तो कारों में यहाँ पे ऑडिटर उसकी कंप्लेन कर देगा। अगर आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज यूजुअली 90% से ज्यादा आपके असेट
सारे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है। तो आपका मेन काम इन्वेस्टिंग का हो गया वैसे देखा जाए तो, यू डोंट डील इन बैंकिंग एक्टिविटीज। तो आपको आरबीआई ने छूट दे रखी है, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड होता है, पर आपको ये क्राइटेरिया तो फुलफिल करनी पड़ेगी ना। अगर आपके ग्रुप में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है तो बताना पड़ेगा कितनी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। अगेन एक नया क्लॉज आता है आपके सामने, अगर इस साल में आपको कैश लॉसेस हुए हैं तो करंट फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कितने हुए उसका अमाउंट बताओ। इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड ओनली कैश लॉसेस, मतलब हम डेप्री जैसे खर्चों को कंसिडर नहीं करेंगे, अमर्टाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक्चुअली हमारा कैश बाहर नहीं जा रहा ऑर्गेनाइजेशन के। एनीवेज एक और नया क्लॉज, अब तो सारे नए वाले ज्यादा आएंगे ना, क्योंकि हम लोगों के पहले कारो 2016 में 16 ही क्लॉजेस थे। अब कारो 20 जो 2021 से अप्लाई हुआ उसमें 21 क्लॉजेस है, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा क्लॉजेस तो अपने को पढ़ने ही है। क्लॉज नंबर 18 में आता है, क्या आउटगोइंग ऑडिटर ने अगर जाते वक्त कुछ इश्यूज डिस्कस किए थे, वैसे भी ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के जो शेड्यूल्स है ना उसमें मैंडेटरी बोला हुआ है कि इनकमिंग ऑडिटर नीड्स टू टॉक टू आउटगोइंग ऑडिटर। See, it is always safe to talk to the X to find what is crazy about the organization. क्यों ये ऑडिटर X ऑडिटर बना भाई? तो आउटगोइंग ऑडिटर अपने इश्यूज, ऑब्जेक्शंस, कंसर्न सब रेज कर देगा। इनकमिंग ऑडिटर ने क्या ये सब कंसिडर किया कि नहीं, ऐसा अपन यहाँ पे क्लॉज 18 में देख लेंगे। क्लॉज 19 भी नया है, ऐसे में आपको सारे रेशियोज, एजिंग, सारी की सारी असेट की बेचने की कंडीशंस और खरीदने की कंडीशन सबको मद्देनजर रखते हुए ये बताना है कि क्या कंपनी की गोइंग कंसर्न पर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, क्या कंपनी आने वाले एक साल की अपनी सारी की सारी लायबिलिटी चुकाने लायक सिचुएशन में है या उसका गोइंग कंसर्न खतरे में है। क्लॉज नंबर 20 is about CSR सेक्शन 135, जिसमें बोला है हर कंपनी को मैंडेटरी 2% ऑफ द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज जो भी 2% है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा चैरिटी में, अगर 5 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 3 लिमिट्स है, आप किसी में हिट होते हो तो। बट ये बात है लॉ के 135 की, इसको कोने में रखते हैं। सपोज आप एक ऐसी कंपनी है जिसको CSR करना है, तो या तो आप ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे होंगे जो 1 साल से ज्यादा के लिए होता है, या फिर आप अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे थे, पर लगाते लगाते भी वो अमाउंट आपका अनस्पेंट रह गया। ऐसी कोई भी अनस्पेंट अमाउंट होती है और वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के रिलेटेड होती है तो उसको 30 दिन के अंदर हम लोग अनस्पेंट CSR में डाल देते हैं, 3 साल के अंदर अंदर उसको यूज कर लेते हैं। तो ऑडिटर बता रहे हैं ऐसा किया क्या 135 के हिसाब से। और अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं था तो उसको 6 महीने के बाद अपन को फंड में डाल देना है शेड्यूल 7 वाले, और सरकार इसे खुद यूज कर लेगी। तो क्या हमने वो ट्रांसफर कर दिया कि नहीं, मतलब 135 का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं, यहाँ पे CSR के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्लॉज 21 देखिए, वैसे तो पूरा का पूरा कारो सिर्फ स्टैंड अलोन FS को लगता है, CFS को नहीं लगता है। क्लॉज 1 से लेके 20 तक कुछ भी नहीं लगता है भाई CFS को, क्योंकि वही तो कंपनियों के खुद के इंडिविजुअल कारो आप बना चुके हो। अब उनके कंबाइंड कारो पे वापस कमेंट करना क्या मतलब, सेम ही तो फॉल्ट निकल के आएगा। तो इसके लिए अपन ने कारो की एप्लीकेबिलिटी में सिर्फ एक क्लॉज 21 है जिसको सिर्फ और सिर्फ CFS पर ही लगा दिया है। क्या है ये क्लॉज, कि जैसे मान लेते हैं 3 कंपनियों का मिला के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है, कंपनी A, कंपनी B और कंपनी C, तो मुझे इस CFS का अलग से कारो नहीं बनाना है, मुझे इसका सिर्फ एक क्लॉज नंबर 21 बनाना है, जिसमें मैं क्या करूंगी, कंपनी ए की इंडिविजुअल कारो रिपोर्ट में जो गड़बड़ निकली थी, कंपनी बी की जो गड़बड़ निकली थी और सी की जो गड़बड़ निकली थी, सबको एक जगह एक रिपोर्ट में कंबाइन करके लिख दूंगी। कैसे, जो भी क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क निकला था, पहले कंपनी का नाम लिखूंगी और फिर पैरा नंबर लिख दूंगी, कंपनी का नाम लिखूंगी, पैरा नंबर लिख दूंगी, कंपनी का नाम लिखूंगी और पैरा नंबर लिख दूंगी। इसके साथ मेरा पूरा का पूरा कारो यहाँ पे होता है कंप्लीट। इन 21 क्लॉजेस में जो भी गड़बड़ निकल के आएगी उसको हम लोग पैरा 4 में बताएंगे, ये क्वालिफिकेशन या एडवर्स क्यों हुआ था, या इफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो क्यों मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इसके साथ आपका कारो 2020 यहाँ पे होता है फिनिश।
अब आ जाते हैं तीसरे टॉपिक पर जिसका नाम है ब्रांच ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस के केस में कुछ रूटीन सेक्शंस है जो इन्होंने कंपनीज एक्ट से उठाए हैं। एक स्टैंडर्ड है 600 जो भी प्रिंसिपल ऑडिटर और जॉइंट ऑडिटर की बात करता है, तो एक कंबाइंड टॉपिक बन जाता है। देखिए, हर कंपनी को प्रिपेयर करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और सभी लोग इसे ट्रू एंड फेयर व्यू में, अक्रूवल बेसिस में और डबल एंट्री सिस्टम में या ई मोड पे भी रख सकते हैं। कहां पर? रजिस्टर्ड ऑफिस पर। तो सब लोग इसे रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखते हैं या फिर इंडिया में कोई और जगह रखते हैं जहां बोर्ड डिसाइड करता है। अगर आप इंडिया में कहीं और रख रहे हो तो आपको AOC 5 फाइल करना है ROC के पास 7 डेज में। ये आपके लॉ का सिलेबस ऑलरेडी बन जाता है, लॉ में 128 आप ऑलरेडी कवर करते ही हो। अब इसमें मेन काम की बात यह है कि आप चाहो तो ब्रांच की किताबें ब्रांच पर रख सकते हो, लेकिन आपको समराइज्ड रिटर्न्स पीरियोडिकली जमा करवाते रहने पड़ेंगे आपके इसी जगह पर। इस जगह पर आपको समराइज रिटर्न जमा कराते रहने पड़ेंगे। ये हुआ 128। अब बात करते हैं 143 सबसेक्शन 8 ब्रांच ऑडिट की। ब्रांच की बुक्स कहाँ रखनी थी वो समझ आ गया। अब ब्रांच की ऑडिट कौन करेगा? लड़ लो भैया। इंडिया के अंदर जो कंपनी का ऑडिटर है वही ब्रांच का ऑडिटर बन सकता है, लेकिन अब ये लड़ लेता है मैनेजमेंट से कि मैं ही ऑडिट करूंगा। तो हम इसे क्लियर कर रहे हैं, नहीं भाई तुम अकेले ऑडिट नहीं करोगे, जरूरी नहीं है, कोई और तुम्हारे जितना क्वालिफाइड बंदा है, मतलब CA है जिसके पास COP है तो वो भी कर सकता है। इंडिया के बाहर की अगर ब्रांच है तो कंपनी का ऑडिटर तो चलेगा ही, या दूसरी कंट्री में जो भी अकाउंटेंट या क्वालिफाइड पर्सन होता है, ACCA, CPA, वॉटेवर, एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, वो भी वहाँ की ऑडिट कर सकता है। तो ब्रांच की ऑडिट कौन कर सकता है वो मैंने बता दिया। अब जो भी पावर्स, ड्यूटीज सब नॉर्मल कंपनी के ऑडिटर को लगती है 143 से 1 से 4 में और 12 से 15 में जो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो, वो सारी ब्रांच ऑडिटर को भी लगती है, और 147 में पेनल्टी भी ब्रांच ऑडिटर को भी लगती है। अब मैं आपको बता देती हूँ, नॉर्मली ब्रांच ऑडिटर का एक काम होता है, जैसे अभी राइट नाउ इज द सीजन ऑफ बैंक ऑडिट। आपके अप्रैल में सारे ही ब्रांचेस के जो ऑडिटर्स होते हैं 1 to 15 अप्रैल के बीच में कोशिश करते हैं कि फटाफट हम लोग सारी ब्रांच की ऑडिट्स कर दें, क्योंकि हम अदर ऑडिटर हैं। हम रिपोर्ट बनाएंगे और हम उसे कंपनी के मेन ऑडिटर को देंगे, यानी प्रिंसिपल ऑडिटर को देंगे। अब प्रिंसिपल ऑडिटर चाहे जैसे डील कर सकता है उस रिपोर्ट के साथ। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके सर पे दे दी कि तुझे जैसा ठीक लगे तू डील कर। मतलब इफ द ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच तो मैं वो रिपोर्ट को कंसिडर करूंगी, अगर वो मटेरियल ब्रांच नहीं है तो उसकी रिपोर्ट को मैं कंसिडर नहीं करूंगी। तो प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना चाहिए अदर ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ? उसके लिए वी रीड ऐसे 600 में क्लियरली बोला है, यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर जो एक कंपनी का मेन ऑडिटर होता है, और अदर ऑडिटर जो कंपनी के कंपोनेंट यानी डिवीजन, ब्रांच या सब्सिडियरी का ऑडिटर होता है। इन दोनों के बीच का रिश्ता कैसा होता है और इन्हें आपस में कैसे ऑडिट करनी चाहिए, उसके लिए डिटेल में एक सेक्शन 600 होता है। मतलब आपका ऐसे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 600 होता है, पर ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 600 पूरा आपको सिलेबस में नहीं है, बहुत ही लिमिटेड हिस्सा इसका सिलेबस में। सबसे पहले तो क्या जरूरत थी स्टैंडर्ड की? देखिए, यही जरूरत थी कि दोनों को अपना अपना रोल समझ में आए। PA को पता चले उसे क्या करना है, OA को पता चले उसे क्या करना है, और दोनों के बीच में ना बहुत ही बढ़िया एक रैपो होना चाहिए। रैपो यानी एक दूसरे से बात करते रहना, एक दूसरे को बताते रहना किसका क्या काम कैसे हुआ, किसको किसका काम यूज करना है। इसमें बहुत ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है प्रिंसिपल ऑडिटर की। आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर ने क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देख भैया, अगर तू CA और ये बंदा भी CA, तो मोटा मोटी तू इसके काम पर रिलाय कर सकता है। अगर तुझे लग रहा है कि सामने वाला इतना बराबर नहीं है, उसने काम ढंग से नहीं किया, या फिर वो CA ही नहीं है, तो आप विजिट कर लो वो कंपोनेंट और एग्जामिन कर लो वहाँ की बुक्स वगैरह, ठीक है। बट मोटा मोटी यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन देयर वर्क, जब तक कि आपको कुछ ऐसे स्पेशल हालात नहीं लग जाए। स्पेशल हालात के एक आधे एग्जाम्पल, आपको कहीं से रिपोर्ट मिली कि ये बंदा ढंग से काम नहीं कर रहा है, या आपको पता चला ये CA ही नहीं है और फिर भी ये ऑडिट कर रहा है, ऐसे कुछ भी गड़बड़ आपको पता चले, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। वो भी तब जब आपको ज़रूरी लगे। मतलब अगर वो ब्रांच मैंडेटरी ही नहीं, वो ब्रांच अभी क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट ही नहीं है, 20% से ज़्यादा उसकी इनकम ही नहीं है टोटल में, और वो मटीरियली ब्रांच नहीं है, या फिर वो ब्रांच अब बंद ही होने वाली है आने वाले टाइम में, तो आप ऐसे 600 मत अप्लाई करो। आप मत करो इतनी मेहनत, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वरना आप ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे। अब कितना ऑडिट प्रोसीजर करोगे वो तो हालातों पर डिपेंड करेगा ना, और सामने वाले की कितनी कॉम्पिटेंस है। अगर बिल्कुल नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको लग रहा है नहीं उसकी कॉम्पिटेंस है तो फिर आप इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे। थोड़ा बहुत आपको ये सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा कि OA ने जो काम करके दिया है आपको, वो आपके लिए एडिक्वेट है।
होता है ना कि अपन सारा काम खुद नहीं करते, किसी को डेलीगेट कर देते, बट जिसको डेलीगेट किया उसने काम ढंग से ही नहीं किया, तो मेरी तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी ना। इसीलिए मैं उससे थोड़ा पूछ के ले लूँगी कि उसका काम कैसा हुआ, क्या हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि मैं उसके काम का क्या यूज़ लेने वाली हूँ, ताकि उसको अच्छे से पता हो उसको काम क्या क्या करके देना है, क्योंकि वो फटाफट काम करके देगा तब मैं मेरी रिपोर्ट बनाकर मेन कंपनी में दे पाऊंगी। और आखिरकार इंपॉर्टेंट तो पीए की रिपोर्ट होती है, ओए की रिपोर्ट तो पीए को काम आती है। कोऑर्डिनेशन पूरा रखना है अपन को प्लानिंग के टाइम पर ही, ताकि हम इजीली एक दूसरे को बताते रह सके क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। अब उसके लिए पता है वो आपका काम कब ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा, जब आप उसे खुद बता दो किन मुद्दों पर ज़्यादा ध्यान देना है, व्हाट आर द मैटर्स फॉर स्पेशल कंसिडरेशन। अच्छा, इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शंस जो हमारे आपस में हुए हैं एक कंपनी के ब्रांच के साथ में, सेल का ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज का ट्रांजैक्शन हो गया, लोन का ट्रांजैक्शन हो गया, जो भी इंटर कंपोनेंट होता है वो कैसे पहचानना है। और मेन उसको मोटा मोटी एक डेडलाइन दे दो आपके कब तक वो अपना काम खत्म करके आपको दे, ताकि आप अपना काम आगे अच्छे से कर पाओ। उसे बता दें कि उसे अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और सभी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स का पालन करना है, और उससे लिखित में ले लें कि उसने ये पालन किया है। रिटन रिप्रेजेंटेशन एज टू कंप्लायंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज मैंडेटरी, क्योंकि जब वो कानून का पालन करेगा तब उसकी रिपोर्ट अच्छी होगी, उसकी रिपोर्ट अच्छी होगी तो आपको काम आएगी। और एक काम करना, उसके साथ उसने जो भी काम किया है ना, पै पूरी समरी ले लो, क्या क्या काम किया, उसे क्या क्या मिला। ये समरी आप दो चीज़ों के थ्रू ले सकते हो, या तो आप उसे एक रिटन क्वेश्चनर भेज दो जिसको वो पूरा भर के आपको देगा, या फिर आप उसे चेकलिस्ट दे दो जिसपे वो टिक लगा के काम करता रहेगा। तो इस तरीके से एक ओए और पीए एक दूसरे का काम देखते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। ओए काम करके देता है, पीए उस काम को यूज़ लेता है, यूज़ लेने से पहले वो पूरी देर उससे बात करते रहता है, उससे एक अच्छी रेपो मेंटेन करता है ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहे सबको सबके काम की। इसके साथ आपका कंप्लीट हो जाता है तीसरा पार्ट विच इज ब्रांच। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 8 दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 143। सेक्शन 143 पूरा आपको सिलेबस में नहीं है, वैसे सेक्शन 143 के अंदर में इतने सारे पार्ट्स होते हैं जिसको मैं पहले आपको डिफाइन कर दूं, एंड देन आपके सिलेबस में यहाँ पे क्या क्या है वो भी आपको बता दूं। 143 अगेन आपके ऑडिट एंड ऑडिटर्स यानी आपके लॉ के चैप्टर 10 का तो पूरा ही हिस्सा होता है। उसमें से सिर्फ ये वाला सेक्शन जो है वो आपको ऑडिट में रिपीट है। 143(1) में पावर्स भी होते हैं, ड्यूटीज भी होते हैं, यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी पूछी गई है क्योंकि ऑडिट से रिलेटेड ज़्यादा ड्यूटी है कि एक ऑडिटर के पास वैसे तो पावर होते हैं, वो कंपनी के बुक्स ले सकता है, सब्सिडियरी की बुक्स ले सकता है, और CFS के लिए उसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकता है, किसी भी इंसान से इंक्वायरी कर सकता है, पर ये पावर यहाँ पे आपको सिलेबस में नहीं है। देन ड्यूटी टू मेक इंक्वायरीज, क्या क्या इंक्वायरी करनी पड़ती है वो अभी मैं आपको बता दूंगी। फिर उसे रिपोर्ट कैसी क्या बना के देनी होती है वो आपको सिलेबस में है। गवर्नमेंट रिलेटेड CAG जो समरी रिपोर्ट करवाता है, जो सप्लीमेंट्री ऑडिट कराता है, टेस्ट ऑडिट कराता है, वो भी नहीं है आपको। ब्रांच ऑडिट ऑलरेडी ऊपर आपने कवर कर लिया। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट हर ऑडिटर को फॉलो करना पड़ता है और तारो भी लगता है उसको, ये तो इतना सा पार्ट है 9-10 में, 9 से लेकर 10 से लेकर 11 के अंदर में यही बात लिख रखी है, और यही बात कि अप्लाई कैसे होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट वो तो यहाँ पे है ही नहीं। 143(12) कि फ्रॉड रिपोर्टिंग कैसे होती है वो भी पूरी डिटेल में यहाँ पर नहीं है, उसका भी सिर्फ जो मेन डायग्राम होता है वही आपको यहाँ पर है। यानी 143 पूरा नहीं है, उसके कुछ कुछ हिस्से हैं, बट आपको लॉ को देखकर पूरा ये टॉपिक लगेगा दे जा बू। चलिए फटाफट कर लेते हैं। 143(1) में बेटा सभी को कुछ इंक्वायरीज लेनी है। मैंने क्लियरली लिख दिया ये ओरल इंक्वायरीज है, क्योंकि आपको इसमें रिटर्न में कुछ नहीं करना। कब तक नहीं करना? जब तक के कोई स्पेशल कमेंट नहीं हो या इनमें से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब एडवर्स नहीं हो। अगर एडवर्स हो तो इसे रिपोर्ट में इंक्लूड करना, वरना इसे ओरली पूछ के छोड़ देना। क्या क्या पूछना है? सबसे पहले आपको पूछना है क्या लोन्स एंड एडवांसेस प्रॉपर्ली सिक्योर्ड तो है ना, गिरवी तो लिया ना कुछ, कहीं ऐसी टर्म्स पे ब्याज तो नहीं दे दिया, कोई ऐसा ब्याज तो नहीं दे दिया जो कंपनी के लिए नुकसानदायक है, तो टर्म्स एंड कंडीशंस कहीं कंपनी के खिलाफ तो नहीं। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। लोन से ही रिलेटेड एक और पॉइंट बनता है, कहीं लोन्स एंड एडवांस को डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिया। डिपॉजिट साउंड्स सेफ, लोन साउंड्स रिस्की, तो कोई चंटा तो नहीं बन गया। अच्छा, अब मियरली बाय बुक एंट्रीज कई ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो कंपनी के प्री जुडिशियल तो नहीं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट लेना है, लोन्स एंड एडवांस से एक पॉइंट और बनाना है, और प्री जुडिशियल टू कंपनी इंटरेस्ट से एक और पॉइंट बनाना है। कभी कभी कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो बुक एंट्रीज में ही होते हैं सिर्फ, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बोनस, कहीं ये कंपनी के हित के खिलाफ तो नहीं। देन 2 पॉइंट आपके शेयर्स के रिलेटेड हो जाएंगे। एक पॉइंट आपका असेट, जो भी शेयर डिवेंचर वगैरह है, जिस प्राइस पे खरीदा था उससे कम में तो नहीं बेच दिया। नाउ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन टू इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग कंपनी, क्योंकि उनके लिए तो रोज का काम है ये। एंड एक पॉइंट असेट वाला, शेयर्स वाला यहाँ से आएगा। जब जब अपन ने बुक्स में शेयर्स अलॉट किए कैश के लिए, क्या कैश सच्ची मुच्ची रिसीव हुआ है?
नहीं हुआ है, क्या बात कर रहे हो, तो कम से कम बुक्स को तो बराबर करो। आपका बुक्स और आपका बैलेंस शीट करेक्ट होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि कैश आ गया और फिर कैश आया ही नहीं है। देन अपन P&L की बात कर रहे थे, कहीं लोन्स एंड एडवांस को डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिया और कहीं पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में तो नहीं चार्ज कर दिया। घर का खर्चा है आपका, बिजनेस में दिखा रहे हो, तो ऐसी हरकतें नहीं हुई होनी चाहिए। ये 6 सवाल पूछेंगे, जब तक इनका आंसर नो 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 है, सब कुछ ठीक है, तब तक इनको रिपोर्ट नहीं करना। अगर नेगेटिव निकला, एडवर्स निकला, तो ही इनको रिपोर्ट करना है। 143(2) से 4 एवरीथिंग इज सेम, ऑडिट रिपोर्ट देना होता है। इस सेक्शन की वजह से ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। हर एक सीए हर एक कंपनी के मेंबर को ऑडिट रिपोर्ट देगा ऑन अकाउंट्स एंड एफएस कि सब कुछ चंगा है, स्टेट ऑफ अफेयर्स, P&L, कैश फ्लो, सब कुछ ट्रू एंड फेयर है। इसके लिए एक्ट का पालन हुआ है, एएस का पालन हुआ है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का पालन हुआ है और कारो 2020 के हिसाब से रिपोर्टिंग भी वो करेगा। अब 143(3) इज अगेंस्ट 143(1). 143(1) ओरल इंक्वायरी होता है, 143(3) पूरा ही रिटन होता है, मतलब दिस इज होनली रिटन। अपन ने इसके जो पार्ट 1 में 700 में अदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी है कि अपन राइटिंग में देते हैं, उसमें 143(3) आता है। 143(3) अपन पूरा राइटिंग में देते हैं, यानी ऑडिटर ये लिख के देता है, उसे सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जितनी ज़रूरी थी वो मिल गई है ना, बेस्ट टू हिज नॉलेज एंड बिलीफ। क्या कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जो जो लॉ ने रखने बोले थे, यानी सेल्स एंड परचेज, आपका कैश रिसीव्ड एंड कैश एक्सपेंडेड, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो कॉस्ट रिकॉर्ड होता है, सब कंपनी ने मेंटेन किया कि नहीं। और जो भी ब्रांच वो गया नहीं है वहाँ से रिटर्न्स उसको मिल गए है ना। अच्छा, जो ब्रांच की ऑडिट उसने नहीं करी है, ब्रांच ऑडिटर ने करी है, क्या उससे रिपोर्ट रिसीव हो गई है, जैसे अभी अपन ने 143(8) में देखा था रिसीव होनी चाहिए, और अगर हुई है तो किस मैनर में उसने डील कराया है उसके साथ। देन बैलेंस शीट और P&L बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ अग्री तो करते हैं ना प्रॉपर तरीके से, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स से ही बने हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पिचकाते हैं तभी बैलेंस शीट P&L बनता है। क्या एफएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बने हैं कि नहीं, वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जिनका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, कौन कौन से डायरेक्टर्स 164(2) में डिस्क्वालिफाइड है, कोई क्वालिफाइड या एडवर्स रिमार्क जो ऑडिटर ने कंपनी पे दिया है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स काफ़ी है कि नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कंट्रोल्स हर कंपनी में होते ही नहीं है क्योंकि वो महंगे होते हैं, तो केवल बड़ी बड़ी कंपनीज में ही कंट्रोल्स हो सकते हैं, छोटी कंपनीज में तो होंगे ही नहीं। तो प्राइवेट कंपनी, ओपीसी स्मॉल कंपनी या टर्नओवर अगर 50 करोड़ से कम है और बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, ऐसी छोटी कंपनीज के केस में हम कमेंट नहीं करते, ऑडिटर कमेंट नहीं करता इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे, क्योंकि मान ही लो कि होंगे ही नहीं तो चलेंगे ही कैसे। अब ये तो थे सेक्शन के अंदर लिखी हुई बातें, प्रिंसिपल असर्शंस। कुछ बातें रूल्स में से भी ऐड करिए जिन पे भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में कमेंट करता है, जैसे कि सबसे पहले जितने भी पेंडिंग लिटिगेशन है एफएस उनके बारे में बता देता है कि नहीं, जो भी आने वाले समय में होने वाले घाटे हैं क्या उनके लिए प्रोविजन बना चुके हैं अपन P&L में। आईपीएफ में कोई पैसा डालने में देरी तो नहीं करी, जितना 7 साल में कर देना होता है ट्रांसफर कर दिया कि नहीं कर दिया। फिर क्या नया इंसर्ट किया है, कोई भी फंड अगर एडवांस या लोन किया है किसी और को, उसे नोट्स में दिखाया है मैनेजमेंट ने। कोई भी लोन अगर लिया है कंपनी ने तो उसे भी दिखाया है नोट्स में, मतलब छुपाया कुछ नहीं है। अब मैनेजमेंट तो कहता है, मैं वादा करता हूँ कि जो लिया है और जो दिया है वो दिखाया है। अब ऑडिटर ने भी चेक करना होता है कि ऑडिटर के नोटिस में कहीं ऐसा कोई लोन दिया या लिया आया तो नहीं जो दिखाया नहीं हो, मतलब ये रिप्रेजेंटेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, मैनेजमेंट सच तो बोल रही है, उसने सारा कुछ जो लोन लिया और जो दिया सब दिखाया है कि नहीं दिखाया है। डिविडेंड जो भी है 123 कंप्लाई करता है कि नहीं, और कंपनी आजकल जो सॉफ्टवेयर यूज कर रही है उसमें ऑडिट ट्रेल है कि नहीं। ऑल दिस इज वेरी इजी जब आपको लॉ के ये प्रोविजंस पता होते हैं, वरना ये टॉपिक कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको केवल रीड करके चलना है आपको, और कोई भी 5 पॉइंट आप इसमें से याद रख सकते हो। अब अगर ऊपर दिए गए किसी भी मुद्दे का आंसर एडवर्स में है तो उसके रीजन भी लिख के देने पड़ेंगे आपको कि ये नेगेटिव है तो ये क्यों है, आईपीएफ में डिले हुआ तो क्यों हुआ, डिविडेंड 123 का पालन नहीं करता तो क्यों नहीं करता, वॉट एवर। देन 143(9) कहता है सारे स्टैंडर्ड सब ऑडिटर्स को कंप्लाई करने हैं। 143(11) कहता है कारो 2020। कारो 2020 क्या है, कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर। नाउ सीजी और नफरा ने साथ मिलकर के एक स्पेशल ऑर्डर पास किया रहता है ऑडिटर के लिए कि तू तेरी जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट देगा वो तो दे, उसके साथ में तुझे एक अलग से कारो अटैच करके एक और रिपोर्ट देनी पड़ेगी जिसमें तू 21 मुद्दों पे अलग से कमेंट करेगा। ये वही कारो है जो अभी आप पढ़कर आए हो। देन 143(12) से 15 इज अबाउट फ्रॉड रिपोर्टिंग। एम्प्लॉय ने अगर कंपनी पे फ्रॉड किया है
और वो फ्रॉड ऑडिटर की नज़र में आया है, तो आपको ये सवाल करना पड़ेगा कि फ्रॉड 1 करोड़ से कम का है या 1 करोड़ और उससे ज़्यादा का है। 1 करोड़ से कम का है तो सीजी का समय मत व्यर्थ कीजिए। सीए 2 दिन के अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताएगा क्या फ्रॉड हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, किसने किया है। बोर्ड अपनी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगी क्या फ्रॉड हुआ है, कितनी अमाउंट का हुआ है और जिसने किया था उसके खिलाफ क्या एक्शंस ले लिए गए हैं। अगर एक्शंस ले लिए गए हैं, नहीं ले लिए गए हैं तो पार्टी को शेम करो, उसका नाम लिखो। तो अपने आप लोग पूछेंगे क्यों नहीं लिया एक्शन, कहीं जान पहचान की तो नहीं। अगर ये 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड था तो पहला प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, सीए बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बताएगा और उनकी रिप्लाई मांगेगा 45 डेज में। रिप्लाई बेटा आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। रिप्लाई आया हुआ, रिपोर्ट, आपने जो फ्रॉड रिपोर्ट दिया था, रिप्लाई और उस पर सीए के कमेंट, सब कुछ सीजी को 15 दिन में चले जाएंगे। अगर रिप्लाई नहीं आया तो वो रिपोर्ट एडीटी 4 वाली और ये कंप्लेन कि देखो साले रिप्लाई भी नहीं करते, ये भी ऐड होके सीजी को चला जाएगा। इसके साथ हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारा चैप्टर 8 ऑडिट रिपोर्ट पार्ट 2। ऑडिट रिपोर्ट और पार्ट 1 यानी आपका पूरा चैप्टर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब इसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट, एंड कोई भी डाउट हो तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।